Good evening, sir. Good evening. We were revising amino acids. आई होप तुम लोग पढ़ रहे हो और तुमने रिवाइज किया अपने लेवल पे। तो अब इसके बाद आफ्टर दी अमीनो एसिड्स, अब नहीं, अभी तो अमीनो एसिड्स ही चल रहा है। एक टर्म हम लोग इसमें पढ़ते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एक टर्म आता है एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती हैं या नहीं होती। नहीं होती सर। नहीं होती। ओके सर। नहीं होती। ओके, गुड। नहीं होती। दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी एंड प्रेजेंट इन आवर डाइट। डाइट में होनी चाहिए, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर हम एक बच्चे की बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन चाइल्ड की अगर बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं, जिसको हम एक निमोनिक से पढ़ते हैं, दैट इज पीवीटी टिम हॉल, है ना। और हम जानते हैं कि इसमें जो ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो उसमें जैसे अगर हम कहें कि बच्चे में तो 10 हो गई, लेकिन हाँ, 2 अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जो बाहर कर देते हैं, जो सेमी एसेंशियल मान लेते हैं कि ये बनती हैं, हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन है। ओके, वो है करेक्ट। तो सपोज कि अगर मैं बात करता हूं कि भाई इसको हम कैसे फिल करेंगे, तो आप जानते हो कि पी वाला हो जाएगा फिनाइल एलानीन, वी इज वैलीन, टी विल बी tryptophan, this T is threonine, I for isoleucine, M for methionine, H for histidine, arginine, leucine and lysine। ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और इसमें मैं अगर 2 हटा देता हूं, हिस्टीडिन एंड आर्जिनिन, तो अब ये 8 हो जाती हैं। 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन एडल्ट। एडल्ट की बात करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, बिकॉज इसको हम लोग सेमी इंडिस्पेंसेबल या सेमी इसेंशियल कहने लग जाते हैं। सेमी इसेंशियल क्योंकि बॉडी में बन रही है, बट स्लोली बन रही है, बट बन जरूर रही है, इसलिए ये सेमी इसेंशियल, हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। तो 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे पास आ जाती हैं एडल्ट ह्यूमन में, और इसमें से एक और एक्सक्लूड कर दें अगर, जीशान अली, इसमें से अगर एक और निकाल दी जाए तो दैट बिकम्स द एसेंशियल अमीनो एसिड्स फॉर एनिमल्स। कौन सी निकाल दें जीशान?
मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे जीशान, कौन सी एक्सक्लूड करेंगे? तो एक्सक्लूड करेंगे तो एक्सक्लूड इसकी थ्रियोनिन, थ्रियोनिन को एक्सक्लूड करेंगे तो जो 7 बचेंगी दैट विल बी फॉर द एनिमल्स। ऐसा कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, तो समझ में आ गया आपको? और एक जो आप पढ़ते हो, एक आयन जिसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन, जिस पे नेट चार्ज हम 0 लेके चलते हैं फॉर अमीनो एसिड अगर हम लेते हैं, तो दैट इज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन है ना। ज्विटर आयन एक बाइपोलर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या जिसका नेट चार्ज हमारे पास 0 है, हम उसको मानते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है और एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज हमारे पास 0 हो जाता है बच्चों। तो इसको ज्विटर आयन आप कहते हो। ना तो ये कैथोड की तरफ रन करने वाला है, ना ये एनोड की तरफ रन करने वाला है। ना ये कैथोड की तरफ रन करेगा, ना ये एनोड की तरफ रन करेगा, ये यहीं पे रहेगा। तो दैट इज दी ज्विटर आयन। अगर आप पीएच में चेंज करते हो, इफ यू चेंज द पीएच, देन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आयन can also change. I mean to say that it could become a cation, it could become an anion. तो ऐसा हो सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाते हैं लो पीएच की तरफ, तो लो पीएच पे हमारे पास जो आयन्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं H+, और ये H+ आकर के यहाँ पे अटैच करने की कोशिश करेगा एट द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो फिर हमारे पास जो अब ये आयन बन के आएगा, उसमें आपके पास जो आयन होगा उसमें COOH आ गया। अब H आ गया तो फिर टोटल चार्ज इस पे पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया तो फिर ये क्या बन गया? कैटायन। एंड कैटायन विल रन टूवर्ड्स कैथोड, तो ये कैथोड पे भागने लग जाएगा। कन्वर्सली अगर हम हाई पीएच की तरफ आते हैं, तो हाई पीएच पे जो हमें आयंस ऑब्जर्व होंगे, दोज विल बी OH नेगेटिव आयंस। और ये OH नेगेटिव आयंस जो हैं ये कुछ अलग करेंगे। क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है पॉजिटिव, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस हाइड्रोजन को ये ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। चाहेंगे कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है एक वो इधर की तरफ आए और वाटर बने, क्योंकि OH नेगेटिव विल बी अट्रैक्टिंग दी हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट होगा। जब ये अट्रैक्ट होगा तो फिर दिस आयन विल रिमेन NH2, है ना, और ये C, ये H, ये R और COO नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस H+ जो है वो तो OH नेगेटिव की तरफ चला गया, वाटर बन गया, तो ये एक एनायनिक स्टेट आपकी डेवलप हो जाती है, तो ये एनाइन हो जाता है। एंड एनाइन विल रन टूवर्ड्स एनोड, ये तो हम जानते ही हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हाई पीएच पे एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है अमीनो एसिड, लो पीएच पे कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है अमीनो एसिड, और इस हाई पीएच और इस लो पीएच के बीच में एक ऐसा भी पीएच होगा जहां पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट आती हो, मतलब जहां पे वो कभी भी नहीं भागेगा, नेट चार्ज 0 होगा, जितने प्लस है उतने ही माइनस है, नेट चार्ज 0 रहेगा। उस पीएच को हम कहते हैं isoelectric point. Isoelectric point is that pH at which Zwitter ion is obtained. The state of Zwitter ion is obtained at the pH that is isoelectric point, और ये वेरी करेगा from amino acid to amino acid। क्यों? क्योंकि सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं, मतलब R ग्रुप सबके सेम नहीं है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज विल डिफर।
तो अल्टीमेटली किसी के पास R में यहाँ एसिडिक ग्रुप भी है, किसी के पास R में यहाँ अमीनो ग्रुप भी है, किसी के पास अल्कोहलिक ग्रुप है, किसी के पास बेंजीन है। तो जब ग्रुप्स वेरी कर रहे हैं तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबका सेम नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। और ये हाई पीएच और लो पीएच के बीच में एक ऐसा अमीनो एसिड, एक ऐसा पीएच है जिसमें ये ज्विटर आयनिक स्टेट ऑब्टेन होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये pH 7 है, मैंने ये नहीं कहा कि भी बीच में है हाई और लो के तो ये 7 होगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये वैल्यू डिफर करेगी, सेम नहीं होगी, 7 नहीं होगी हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का ये है अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड ये वैल्यूज डिफर करेंगी। पेप्टाइड बॉन्ड को कैसे बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, या जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, है ना। तो आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, हाइड्रोजन एंड सपोज आर ग्रुप, दैट इज R1। लाइकवाइज आपके पास एक दूसरे अमीनो एसिड है, उसके पास भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, हाइड्रोजन है और अपना कोई उसका R ग्रुप है। तो अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोजन। ये जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होता है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। दिस फॉर्म्स द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। R1 NH2 और ये C डबल बॉन्ड O यहां बन जाएगा, और बाकी जो कंपाउंड होगा उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होगा, CH R2 COOH। ये तो ये जो बॉन्ड बनेगा ना, तो इट इज CONH बॉन्ड, हम इसको कहते हैं। एंड दिस CONH बॉन्ड इज द पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड a dipeptide. It is called a dipeptide. Okay, इसको डाइपेप्टाइड कहेंगे क्योंकि इसमें 2 अमीनो एसिड्स हैं। तो dipeptide with 2 amino acids, not 2 peptide bonds. 1 peptide bond. When I say dipeptide, it means 2 amino acids. Whenever I say tripeptide, it means 3 amino acids. और 3 अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स का नंबर 3 अमीनो एसिड्स होंगे, तो उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे उनका नंबर तो 2 ही हो सकता है, ओनली 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो 3 अमीनो एसिड्स, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, दिस इज ट्राइपेप्टाइड। ऐसी टेट्रा के लिए 4 अमीनो एसिड्स, 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये ध्यान रखना है। और इस पूरी प्रोसेस जब जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता जाएगा। जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में भी यही पढ़ रहे थे, वहां भी एक वाटर मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड एट एवरी
glycosidic bond formation. So that is the same, कि वो भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस था, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है, और ये भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ही है, यहां भी वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है. अंशिका, तुम्हें ज़्विटर आयन में क्या प्रॉब्लम आया? मैंने ये बताया था कि जो ज़्विटर आयन होता है उसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है. नेट चार्ज यहां पे हम 0 मान के चलते हैं. एक माइनस कार्बोक्सिल में आ जाएगा, एक पॉजिटिव है जो अमीनो ग्रुप है आपके पास. तो आपके पास जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हो गए. तो फिर ये हो गया एक न्यूट्रल इन चार्जेस. आई एम सेइंग न्यूट्रल, आपको मैंने चार्ज बोल दिया. न्यूट्रल अमीनो एसिड्स तो आप लोग पढ़ते हो ऊपर, वो छोड़ो, आप न्यूट्रल छोड़ दो, आप वर्ड न्यूट्रल भूल जाओ. आप इसको याद रखो कि ये इलेक्ट्रिकली अभी न्यूट्रल बताया है. ज़्विटर आयन का मतलब कि नेट चार्ज यहां पे आपने 0 ले लिया. द नेट चार्ज ऑन द कंपाउंड इज 0. दैट्स इट. अगर न्यूट्रल वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल हम एक अमीनो एसिड के टाइप्स पढ़ते हैं. वी स्टडी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जिनके आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होता. जैसे ये आर ग्रुप है, सपोज ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बेंजीन एंड मिथाइल है. तो व्हाट यू सी इज कि इनके आर पे कोई भी चार्ज नहीं है. क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं. तो इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव तो बनता ही नहीं है. तो ऐसे अमीनो एसिड जिनके आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होता, द आर ग्रुप इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, है ना, दैट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. ओके. और सिंपल सी भाषा में हम उनको मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक भी कह देते हैं, क्योंकि जब उनके आर ग्रुप पे कोई चार्ज है नहीं, तो फिर जो उनके पास फंक्शनल ग्रुप्स बचे हैं वो तो वही है, एक कार्बोक्सिल, एक अमीनो. तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव, इस पे आता है नेगेटिव, तो वैसे ही 0 हो गया, है ना. तो मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो 0 ही हुआ. तो जो आप न्यूट्रल अमीनो एसिड्स मेरे से पूछ रहे थे, वो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स वो होती हैं जिनके आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होता. दैट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. और मैं जो यहाँ पे ज़्विटर आयन बना रहा था और उसमें मैंने न्यूट्रल वर्ड का यूज किया, तो मैं ये कहना चाह रहा था उस सेंस में कि द नेट चार्ज इज 0. न्यूट्रल नहीं कहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. तो ओनली थिंग इज दैट कि मुझे इसको एक्चुअली हमें बोलना क्या है, Zwitter ion, and the net charge is 0 on it, and the pH at which Zwitter ion is formed, that pH is called isoelectric point. ये हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं. और एसिडिक अमीनो एसिड्स और बेसिक अमीनो एसिड्स तो ऑलरेडी मैंने बताई थी कि आर ग्रुप पे अगर आप एसिडिक ले लेते हो, जैसे ये दोनों, इनके आर पे एसिडिक ग्रुप है, ये आर एसिडिक ग्रुप वाले हैं, तो एसिडिक हो गया. और अगर आर पे बेसिक ग्रुप ले लेते हो, यानी एक अमीनो ग्रुप ले लेते हो, तो दैट फॉर्म्स द बेसिक अमीनो एसिड, यानी कि लाइसिन, आर्जिनिन, ये सब बेसिक होती हैं.
प्रोटीन्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अंकुरपल, व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, सिर्फ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स दिखाते हैं। मतलब कि जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है और नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर। दैट्स गुड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कॉमन टू ऑल द प्रोटीन्स, और प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन के पास होगा। यस सर। Because every protein will have a definite sequence of amino acids, isn't it? So sequence of amino acids, number of polypeptides, मतलब कि कितने पॉलीपेप्टाइड्स हैं, कितने पॉलीपेप्टाइड्स हैं एक प्रोटीन के अंदर, कितने पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 1 है, 2 हैं, कितने हैं? तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। मेनली सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की बात करते हैं कि किसी प्रोटीन का अमीनो एसिड का सीक्वेंस, जैसे कि अब मैंने कहा मिथियोनिन, एलानीन, वैलीन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन। तो सपोज ये है अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस। तो अभी मैंने जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि राइट हैंड साइड पे हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप को रख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग अमीनो ग्रुप को रख लेते हैं। तो राइट एंड पे अगर मैं कार्बोक्सिल को रख रहा हूं तो ये सी एंड की तरफ बनने की कोशिश होगी, और लेफ्ट एंड की अगर मैं बात करूंगा उसमें मेरा अमीनो ग्रुप आ रहा होगा, तो उसको मैं एन एंड कहूंगा, अमीनो एंड। और अमीनो एंड पे पॉलीपेप्टाइड पहली होगी, अमीनो एसिड पहले होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड टुवर्ड्स अमीनो एंड, देन नेक्स्ट अमीनो एसिड विल बी टुवर्ड्स द कार्बोक्सिल एंड। तो इसमें अगर हम एक स्टेट चेन बना रहे हैं और मैं कहता हूं कि ये अमीनो है और ये कार्बोक्सिल है, और फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ कि फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सी है, तो व्हाट यू विल से? मिथ्योनिन। So methionine is the first amino acid. और अगर लास्ट अमीनो एसिड पूछा जाए
आइसोल्यूसिन। तो ये चेक करना है कि पहली कौन सी है और लास्ट कौन सी है, ये देखना है। और ये हम आसानी से देख सकते हैं जस्ट बाय सीइंग कि कौन सी अमीनो ग्रुप के तरफ है और कौन सी कार्बोक्सिल ग्रुप के तरफ है। जो अमीनो के तरफ है वो फर्स्ट, जो कार्बोक्सिल की तरफ है वो लास्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर। कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पता होना चाहिए कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी हैं। जैसे हमें किसी अमीनो एसिड, किसी प्रोटीन में तो ज्यादा अमीनो एसिड भी हो सकती है। मैं तो ये एक लेमैन एग्जांपल लिया 6 अमीनो एसिड लेकर। सबसे पहली प्रोटीन जो सीक्वेंस हुई, फर्स्ट प्रोटीन टू गेट सीक्वेंस्ड वाज कौन सी थी? इंसुलिन। इंसुलिन। किसने किया था उसको सीक्वेंस? फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर, यस। सबसे पहली अमीनो एसिड, सबसे पहली प्रोटीन जो सीक्वेंस्ड हुई, और बताया गया कि भाई इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं और क्या सीक्वेंस है ये हमको पता चली चेन ए में और चेन बी में। दैट बाय फ्रेडरिक सैंगर ने ये काम किया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि इस स्ट्रक्चर में आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो सेम मॉलिक्यूल के अंदर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी विद इन द पेप्टाइड होगा, विद इन द प्रोटीन होगी, ऐसे कह लो। तो उसको बोलेंगे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर। विद इन द पेप्टाइड बोलो ज्यादा बेटर है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हो सकती है, दो पेप्टाइड्स के बीच में अगर है तो उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों टाइप की हो सकती है, इंट्रा भी हो सकती है विद इन द सेम पेप्टाइड, इंटर भी हो सकती है विद इन 2 पेप्टाइड्स। सो बोथ टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आ जाती तो स्ट्रक्चर हमारा सेकेंडरी आ जाता। और इसमें हम लोग 3 कैटेगरीज पढ़ लेते हैं सेकेंडरी में। एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लिएटेड शीट और एक कोलेजन हेलिक्स जिसको हम ट्रिपल हेलिक्स कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर ज्यादा बॉन्ड बन जाए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनते ही हैं, लेकिन मान लो कुछ आयनिक इंटरैक्शंस भी हो जाएं, कुछ अदर वॉन्डर वॉल फोर्सेस भी आ जाएं, इंटरैक्शंस हो, या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स तुम लोगों ने पढ़ा, अगर वो बन जाए, या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस बन जाएं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बन जाएं बिटवीन नॉन पोलर साइड चेन्स। कोई चार्ज नहीं लेकिन फिर भी आपस में कनेक्ट, फिर भी आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर चार्ज है और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तब तो उसको आयनिक इंटरैक्शन कहते ही हैं। अगर चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे 2 मिथाइल के बीच में या 2 बेंजीन के बीच में, उसको हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस कहते हैं। अगर ये सारे इंटरैक्शंस होते हैं तब स्ट्रक्चर जो होगा प्रोटीन का वो एक वुलन बॉल की तरह हो जाता है, एक ऊन का गोला बन जाता है। एक एन एंड हो गया, एक सी एंड हो गया, अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एंड। तो ये जो ऊन का गोला बनता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर। और इसके बीच में अगर कोई पॉकेट नजर आए, पॉकेट, उनका गोला बनेगा तो कुछ पॉकेट्स तो बनेंगी, तो उन पॉकेट्स को हम लोग
एक्टिव साइट्स कहते हैं एंजाइम्स में। एक्टिव साइट्स हम जानते हैं कि एंजाइम का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो टर्शरी है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टर्शरी इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। और अगर टर्शरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, तो मतलब एंजाइम डीनेचर हो गया, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। ये बॉन्ड्स अगर ब्रेक कर दिए जाएं, क्वाटरनरी में आप क्या पढ़ते हैं कि जब एक टर्शरी, दूसरा टर्शरी, तीसरा टर्शरी, चौथा, पांचवा टर्शरी, अगर ये आपस में एसोसिएट कर जाते हैं तो फिर ये जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। व्हेन टू और मोर टर्शरी सबयूनिट्स एसोसिएट विद ईच अदर दे फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और ये ज्यादा स्टेबल होता है। इट इज मोर स्टेबल द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्यों होगी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा? व्हाई? यहाँ से बॉन्डिंग काफी ज्यादा होगा, कुछ एच बॉन्डिंग ज्यादा होगा। मतलब मोर बॉन्ड्स हो गए तो मोर बॉन्ड एनर्जी हो गई, है ना? और एग्जाम्पल जानते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी ग्लोबिन पार्ट जो प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, हम उसकी बात करते हैं। अल्फा 2 बीटा 2 आपने पढ़ा हुआ है। जो सेकेंडरी उसमें तुमने पढ़ा कि 3 फॉर्म्स आती हैं, एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लिएटेड शीट और थर्ड वन जो आया वो ट्रिपल हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब ये है कि, और मैंने बताया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के से ज्यादा अगर बॉन्ड्स बनाओगे, आयनिक इंटरेक्शंस बनाओगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाओगे, तो फिर वो स्ट्रक्चर सेकेंडरी अब नहीं रहेगा, वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा टर्शरी, क्योंकि बॉन्ड्स का नंबर आपने इंक्रीज कर दिया, बॉन्ड्स का टाइप आपने इंक्रीज कर दिया, टाइप। अल्फा हेलिक्स में या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही टाइप का बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल या बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। और जब भी हम प्रोटीन या पेप्टाइड लिखते हैं तो हम एक चीज जरूर मेंशन करते हैं, क्या? अमीनो एंड कार्बोक्सिल एंड, ये हम जरूर मेंशन करते हैं। उसके बिना फिर पेप्टाइड अधूरा है। और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही। तो ये जो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है इसको मुझे क्या बोलना चाहिए? इंटर मॉलिक्यूलर या इंट्रा मॉलिक्यूलर? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा।
इंट्रामोलिकुलर विद इन द सेम पेप्टाइड है ना, इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हेलिसिस जो है एनसीईआरटी लिखती कि राइट हैंडेड हेलिसिस या लेफ्ट हैंडेड हेलिसिस। Right-handed. Right-handed. राइट हैंडेड हेलिसिस बिल्कुल ठीक। तो ये अल्फा हेलिक्स का जो एग्जाम्पल आता है हमारे पास, दैट इज अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन ऑफ कहा जाता है हेयर्स, नेल्स, बीटा प्लेटेड शीट में हमारे पास पेप्टाइड एक नहीं है, दो है। सपोज ये एक पेप्टाइड है, सपोज ये दूसरा पेप्टाइड है। और यहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो पेप्टाइड्स के, दो पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में है। और शीट्स कैसे हो गई? शीट्स तो पता चल गया आपको कि एक शीट सपोज ऐसे हो गई है, ये ऐसे हो गई शीट। तो एकदम 3D देखें तो एकदम शीट्स ऐसे बनती है, जैसे पेपर फोल्ड करते हैं, लाइक जापानीज फैन होता है, उसको फोल्ड हो जाता है फिर उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये शीट्स ऐसे जिगजैग मैनर में ये शीट्स बन जाती हैं, एक के ऊपर एक फोल्डेड। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। अल्फा या बीटा से कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई फीचर नहीं, ये सिर्फ कि अल्फा हेलिक्स पहले डिस्कवर हो गया था तो उसको अल्फा बोल दिया, बीटा डिस्कवर तो उसको बीटा कह दिया, बाकी फीचर से कोई मतलब नहीं। ओके, यहाँ पे आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो रही है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें शो करी है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास आता है, दैट इज बीटा केराटिन of the feathers. Feathers of birds. और एक एग्जाम्पल अच्छा इसमें और भी आता है, अगर तुम लोगों को याद हो। Scales of reptiles. Fibroin. फाइब्रोइन ऑफ सिल्क है ना, जो सिल्क में आपने पढ़ी थी फाइब्रोइन प्रोटीन, सिल्क इज अ प्रोटीन, वो हम इजीली इसमें देख सकते हैं।
ट्रिपल हेलिक्स में तो हमारे पास 3 पॉलीपेप्टाइड होंगे और तीनों इंटरवाइंड होंगे आपस में एक कॉमन एक्सिस के अराउंड। और तीनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So 3 polypeptides are there which are intertwined around a common axis, and this is कोलाजन। और इस कोलाजन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था किसने? रामचंद्रन नाम किसने डिस्क्राइब किया इसको? सर इनके ऊपर इसको कोई नाम भी तो मिला था? क्या चीज? सर जो साइंटिस्ट ने जिसको डिस्कवर किया था उसी के ऊपर नाम भी तो दिया था कोलेजन हेलिक्स को, रामचंद्रन हेलिक्स करके शायद। रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट। अगर हम कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स वो होती हैं जिसमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे कि एनिमल प्रोटीन्स, मीट, जो लोग मांसाहारी हैं, मीट खाते हैं, उनको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएंगे। सेकेंड क्लास प्रोटीन्स वो होती हैं जिनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलते हैं, वो होती हैं
इसलिए हम लोग प्लांट प्रोटीन्स से अगर चाहते हैं कि सारे हमें अमीनो एसिड्स मिल जाएं, हम क्या करते हैं कि हम कॉम्बिनेशंस खाते हैं। जैसे राइस के साथ आप दाल खाओ, राइस प्लस बीन्स अगर हम खाएंगे तो इसमें हमें सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव द ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, हमें मिल जाएंगे राइस और बीन्स अगर खाएंगे। इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन में फूड्स खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सब खाते हैं ताकि हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएं। किसी से कुछ मिलेंगे, किसी से कुछ मिलेंगे, कमी पूरी हो जाएगी। अगर हम एक ही चीज खाते रहेंगे, सिर्फ चावल चावल खा रहे हैं, दाल नहीं खा रहे, साथ में रोटी नहीं खाते हैं, तब हमें डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर हम मिक्सचर्स खाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। लेकिन एनिमल प्रोटीन्स में मिक्सचर खाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ अगर हम मीट खाएंगे या सिर्फ एनिमल्स प्रोटीन्स खाएंगे, तो एग्स, मीट खाएंगे तो हमें एसेंशियल अमीनो एसिड सारी मिल जाती है। इसलिए उनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइबर की तरह होता है, तो आप उन्हें कहते हो फाइब्रस प्रोटीन्स। सम प्रोटीन्स आर हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ लाइक अ फाइबर। तो फाइब्रस प्रोटीन्स वो होती हैं जिनके पास स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट या अल्फा हेलिक्स, ये आपको फाइब्रस स्ट्रक्चर देते हैं प्रोटीन्स के। जैसे एग्जांपल आपके पास वही आ गया, केराटिन, मायोसिन, कोलेजन, ये सारी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। और फाइब्रस प्रोटीन के पास जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी होता है, और ये बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। वी आर गिविंग स्ट्रक्चर टू द बॉडी, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। लेकिन मायोसिन ऐसी है जो इसके पास थोड़ा सा एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी है। मायोसिन इज अ प्रोटीन विच हैज स्ट्रक्चरल एज वेल एज एंजाइमेटिक, क्योंकि हम जानते हैं कि मायोसिन एटीपीएज एंजाइम एक्टिविटी भी होता है इसके पास, और स्ट्रक्चर तो ये दे ही रहा है क्योंकि मसल फाइबर का ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो वो तो दे ही रहा है। लेकिन मायोसिन एटीपीएज भी एंजाइम है यहाँ पे जो इसको एक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी दे रहा है। वैसे कोलेजन के पास कोई एंजाइम की प्रॉपर्टी नहीं है। कोलेजन इज नॉट एन एंजाइम, केराटिन इज नॉट एन एंजाइम, दे बोथ आर स्ट्रक्चरल, बट मायोसिन हैज गॉट बोथ द प्रॉपर्टीज। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाली जो प्रोटीन्स होंगी, दे विल बी ग्लोबुलर, गोल गोल, मतलब कि एक ऊन के गोले जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स अगर हैं तो उनको आप ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है। या वीट के अंदर आप पढ़ते हो ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स ऑफ वीट। वीट की जो प्रोटीन है जो हम खाते हैं, हम रोज रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन आप खाते हो वो ग्लूटेलिन खाते हो। ऐसी राइस के अंदर ओराइजिन प्रोटीन खाते हो, है ना। मेज के अंदर जीन प्रोटीन खाते हो। वैसे तो ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी होती हैं, ये वैसे तो इनसॉल्युबल होती हैं, लेकिन स्मॉलर प्रोटीन सॉल्युबल होती हैं। अगर छोटी प्रोटीन होगी, स्मॉलर प्रोटीन्स
जो होंगी वो सॉल्युबल होती हैं। लेकिन जैसे ही प्रोटीन का साइज बढ़ जाता है तो वो इनसॉल्युबल होने लग जाती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने हीट किया प्रोटीन को तो हीट करने से प्रोटीन का साइज बढ़ जाता है। Upon heating, size increases. तो जिसकी वजह से क्या होगा, solubility decrease and coagulability increase. Coagulability increases. कोएगुबिलिटी बढ़ जाएगी। जो उसकी कोएगुलेशन है वो बढ़ जाएगी, प्रेसिपिटेशन कह लो, तो जल्दी हो जाएगी क्योंकि उसका साइज बड़ा हो रहा है तो वो इनसॉल्युबल हो रही है। इनसॉल्युबल हो रही है क्योंकि हम जब हीट करते हैं तो ये छोटी छोटी प्रोटीन्स जब आपस में जुड़ती हैं, हीट करने पे जुड़ जाती हैं तो उनका साइज बड़ा हो जाता है। जब साइज बड़ा जाता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है एंड कोएगुबिलिटी बढ़ जाती है। फिलहाल हमें ज्यादातर तो ये पढ़ना है कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उसके एग्जाम्पल आपको बता दिए, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, बस ये साइज के हिसाब से है, शेप के हिसाब से भी है कि जो फाइबर है वो फाइबरस हो गया और जो ग्लोबुलर है वो टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रखेगा। अगर हम प्रोटीन के अमीनो एसिड के साथ या प्रोटीन के साथ अगर हम कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा रहे हैं, प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर हम करते हैं तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे फॉस्फेट, शुगर्स, शुगर भी आ सकता है प्रोटीन के साथ, लिपिड भी आ सकता है, कोई मेटल पिगमेंट्स भी आ सकते हैं। हमें मेनली पढ़ना है इसको फॉस्फेट के लिए, जो हमारा एग्जाम्पल है कि फॉस्फेट अगर आएगा तो फिर हम उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, फॉस्फोप्रोटीन, क्योंकि उसमें प्रोटीन के साथ फॉस्फेट है। और इसका एग्जाम्पल हमें जरूर पता होना चाहिए, द मिल्क प्रोटीन केसीन। यही पढ़नी है हमको मेनली, केसीन, मिल्क प्रोटीन, क्योंकि हम लोग डाइजेशन में पढ़ते ही, इसे पता होना चाहिए हमें कि मिल्क प्रोटीन इज अ फॉस्फोप्रोटीन। किसी को डाउट है कोई? अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स तुम लोगों ने अपने एंड पे रिवाइज किए होंगे। कोई डाउट फेस हुआ, कोई प्रॉब्लम फेस हुई, कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत आई, कोई चीज ना समझ में आई हो तो बताओ। सर वो आपने पॉइंट डिस्कस करना था लिपिड्स वाला, व्हाई लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स। वो नहीं, मैं अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूँ। उसमें किसी को प्रॉब्लम है?
So silence means no problem. इस चैप्टर की स्टार्टिंग में तुम लोगों ने वो टॉपिक तो खैर रिवाइज कर ही लिया होगा, एनालिसिस ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो करते हो। उसमें कोई भी लिवर का पीस या जो कोई लीफ है, जब हम उसको estimation of organic compounds. तो पीस ऑफ लिवर या आपने जो लीफ लिया है, अगर आप उसको क्रश करते हो और स्ट्रेन करते हो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, अगर आप उसको जो है क्रश करके उसका एक पेस्ट बनाते हो इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, दैट इज CCl3 COOH, इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, उसको आपने स्ट्रेन कर लिया थ्रू चीज क्लॉथ कपड़े में ना, तो आप जानते हो कि आपको दो फ्रैक्शंस मिलते हैं। एक जो कपड़े में रह गया उसे कहते हैं रिटेंटेट, और एक जो पास हो गया उसे बोलेंगे हम फिल्ट्रेट। तो रिटेंटेट वो होगा जो जिसका साइज बड़ा हो, और फिल्ट्रेट वो होगा जो पास हो गया जिसमें उसका साइज छोटा है, उसका वेट भी कम है, मॉलिक्यूलर वेट इज लेस। तो फिल्ट्रेट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं ना। और जिसका जो वेट होता है दैट इज अप टू 800 डाल्टन्स हम मान के चलते हैं। कुछ बुक्स 1000 डाल्टन भी लिख देती हैं। तो ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो जनरली मोनोमर्स होते हैं, पॉलीमर्स नहीं होते, है ना। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो मोनोमर्स तो तुम जानते ही हो, मोनोसेक्राइड्स हैं। अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका वजन ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। और हम क्योंकि ये पास हो गए, फिल्ट्रेट बन गए, तो हम इनको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस कहेंगे। और जो रिटेंटेट है, जो कपड़े में रह गया, उसका साइज बड़ा है, तो हम उसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इसमें साइज ज्यादा है, इसमें जो वजन है, ये पॉलीमर्स हैं, इनका जो वेट है वो 10,000 डाल्टन और एबव है।
ज्यादा वेट है मॉलिक्यूलर वेट। तो पॉलीमर्स हैं ये, तो जैसे मोनोसेक्राइड का पॉलीमर पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, all polymers with high weight, high molecular weight, so they appear in retentate acid insoluble fraction, आप इसे कहते हैं। सबने पढ़ लिया होगा। यहां पे एक एक्सेप्शन है जो हम लोग कुछ लिपिड्स का पढ़ते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं वो हमें कहां मिलते हैं। लिपिड्स हमको मिलते हैं रिटेंटेट में, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। लिपिड्स आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, लेकिन इनका जो वेट होता है वो तो 800 डाल्टन ही होता है, और ये पॉलीमर्स भी नहीं होते। और तुमने क्या देखा कि यहां पे वेट ही 10,000 डाल्टन के करीब मिलता है, और यहां पे पॉलीमर होना चाहिए। लेकिन लिपिड एक एक्सेप्शन है। लिपिड एक एक्सेप्शन है कि जिसका वेट भी कम है और पॉलीमर भी नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो फीचर्स तो ये बताते हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल का वजन ज्यादा होता है, पॉलीमर भी होता है, तो ये तो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो एनसीईआरटी फिर लिख देती है कि लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन मिलते एसिड इनसॉल्युबल वाले फ्रैक्शन के अंदर हैं। क्यों? इसका रीजन भी एनसीईआरटी लिखती है कि क्यों मिलते हैं वहां पे, व्हाई दे आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ओनली, व्हाई नॉट इन दी soluble fraction। तो क्यों नहीं मिलते, क्यों है ऐसा कि why they are strictly not macromolecules and why they are found in acid insoluble fraction। अब क्योंकि ये मिलते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, तभी हम इनको मैक्रोमोलिक्यूल कहने की जो कोशिश करते हैं वो कर नहीं पाते। दे आर नॉट। रीजन बिकॉज वेट कम है और पॉलीमर नहीं है। जब हम किसी पीस ऑफ टिश्यू को क्रश कर रहे होते हैं तो लिपिड जो मिलते हैं वो मेनली मेम्ब्रेन्स में मिलते हैं। आपको लिपिड कहाँ मिल जाएगा? मेम्ब्रेन्स में। और जब मेम्ब्रेन्स ब्रेक करती हैं तो ये आपस में जुड़ती हैं, और जुड़ने के बाद ये क्या बनाती हैं? इनसॉल्युबल वेसिकल्स। एनसीईआरटी राइट्स कि when the tissue is crushed,
the membrane breaks. And when membrane breaks, what happens? The membranes के जो components होते हैं जो break करते हैं वो आपस में फिर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद they form insoluble vesicles. So that is why they appear in acid insoluble fraction. है ना? ऐसा इन्होंने NCERT ने लिखा हुआ है, पढ़ा तुम लोगों ने? वंशिका क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी एक टॉपिक दिया हुआ है तुम्हारे पास कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट और बैक्टीरिया और फंजाई. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट को एनर्जी देते हैं, फंजाई को एनर्जी देंगे या बैक्टीरिया को एनर्जी देंगे, मतलब दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब प्लांट को, फंजाई को, बैक्टीरिया को ग्रोथ देंगे. लेकिन कुछ ऐसे मेटाबोलाइट भी हैं जो ये लोग बनाते हैं जो ग्रोथ नहीं देते इनको, लेकिन लाइफ टाइम में बनते हैं. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ. दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया, एंड दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर बेनिफिट. तो प्लांट, बैक्टीरिया या फंजाई, एल्गी, उसमें ये क्यों बनते हैं इस बात का तो कुछ जानकारी कुछ खास है नहीं, लेकिन उसमें जब बनते हैं तो मनुष्य के लिए यूजफुल हो सकते हैं. और मनुष्य ऐसे मेटाबोलाइट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने कुछ प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकता है. जैसे प्लांट में स्पाइसेस होते हैं, या आपने एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम, जानते हो आप लोग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. एंटीबायोटिक्स हो गए, सेंट्स, गम्स, ड्रग्स, रबर, पिगमेंट्स, सेलोज. ओके. या कैरोटिनॉइड्स, xanthine, कैरोटीन्स, है ना? तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं. ये क्यों बनते हैं प्लांट की बॉडी में, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए हो सकता है, बट उसकी ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो सकते हैं. और ह्यूमंस यूज करता है स्पाइसेस, एंटीबायोटिक्स, सेंट्स, गम्स. तो ह्यूमंस यूज करते हैं, इन सबको स्टार्ट करते हैं. उसकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, वो तुम्हें याद करनी है. क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो. क्यों? बिकॉज नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लेक्टिन्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. कॉनकैनावैलिन ए, अगर तुम देखोगे ना उस लिस्ट के अंदर, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो तुम्हें समझ में आएगा. लेक्टिन्स, कॉनकैनावैलिन ए. पॉलीमर्स में रबर, गम्स दे रखा है, सेलोज दे रखा है, टॉक्सिन्स दे रखे हैं, एब्रिन, रिसिन. ओके. पिगमेंट्स दिए हुए हैं, एंथोसाइनिन्स, कैरोटिनॉइड्स, मॉर्फिन, कॉडीन दे रखे हैं, एल्कलॉइड्स. ड्रग्स दे रखी हैं, करक्यूमिन इज देयर, विनकिस्टिन, विनब्लास्टिन ड्रग्स आर देयर. तो वो सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की पूरी लिस्ट को याद करना, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है रिगार्डिंग लेक्टिन कि कॉनकैनावैलिन ए इज अ.
लेक्टिन, एसेंशियल ऑयल, टर्पेनॉइड, ड्रग्स क्या है? यू जस्ट हैव टू चूज दी लेक्टिन एज आंसर। तो ये लिस्ट जरूर याद है। लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, एंड डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जिनमें फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा और कुछ भी नहीं होता। फैटी एसिड एंड अल्कोहल ओनली अगर लिख दिया हमने तो वो सिंपल लिपिड। कंपाउंड अगर मैं कह रहा हूं तो फिर थोड़ा चेंज हो सकता है। क्या? इसमें फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा और प्लस कोई दूसरा कंपाउंड होगा। अब ये दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है? तीसरा कंपाउंड, सॉरी, ये तीसरा कंपाउंड क्या हो सकता है? जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये हो सकता है ये फॉस्फेट हो जाए, जैसे प्रोटीन में भी पढ़ रहा था, फॉस्फेट हो जाए या कोई शुगर हो जाए या कोई पिगमेंट हो जाए। तो जैसे प्रोटीन के साथ कोई दूसरा कंपाउंड आ जाता है, फॉस्फेट, लिपिड, तो वो कॉन्जुगेट प्रोटीन बन जाती है। ऐसे ही अगर कॉन्जुगेट लिपिड की बात करें तो कॉन्जुगेटेड लिपिड के साथ प्रोटीन आ सकता है, शुगर आ सकती है, पिगमेंट आ सकता है, फॉस्फेट आ सकता है। तो इट इज द अदर वे राउंड। अगर आप कॉन्जुगेट प्रोटीन बोलते हो तो उसके साथ आप लिपिड, शुगर वगैरह लेके आ सकते हो। अगर आप कॉन्जुगेट लिपिड बोलते हो तो उसके साथ आप प्रोटीन, शुगर, फॉस्फेट एक्सेट्रा लेके आ सकते हो। एग्जाम्पल सेम भी हो सकते हैं। डिराइव लिपिड्स वो हैं जो डेरिवेटिव्स हैं या लिपिड लाइक केमिकल्स हैं, लिपिड जैसे या लिपिड से डिराइव्ड। तो जैसे कि तुमने इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ा है, टर्पीन्स पढ़ा है, स्टीरॉइड्स पढ़ा है। तो ये सब डिराइव्ड लिपिड्स में आते हैं। अच्छा, सिंपल लिपिड में सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल है। इसमें क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है फैट, वैक्स, सुबेरिन, क्यूटिन। ये तो प्लांट्स में है, सुबेरिन, क्यूटिन। ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी विल गेट्स रिड्यूस्ड, वो तो आप पढ़ते ही हैं। फैट और वैक्स आप पढ़ते हो इधर, है ना? फैट और वैक्स पढ़ लेते हो कि फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा कोई थर्ड चीज इसमें नहीं होगी, नो। तो फैट में भी अगर मैं कहता हूं ना कि ट्रू फैट्स, अगर हम देखें कि ट्रू फैट क्या होता है, तो ट्रू फैट में अल्कोहल फिक्स कर देंगे। ट्रू फैट में अल्कोहल जो होगी दैट विल बी ग्लिसरॉल, और साथ में फैटी एसिड कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्कोहल ग्लिसरॉल होनी चाहिए, तो फिर वो ट्रू फैट में आता है, सच्चा फैट। और वैक्स में और फैट में डिफरेंस क्या है? जैसे ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल में कितने कार्बन होते हैं? आई थिंक 3, सभी को पता है। 3 कार्बन अल्कोहल है ये,
और ट्राईहाइड्रिक कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 OH हैं, 3 कार्बन। तो वैक्स में ऐसा नहीं है। वैक्स में फैटी एसिड तो है, लेकिन लॉन्ग चेन अल्कोहल होगी। ये डिफरेंस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैट एंड अ वैक्स, तो यू विल से इन फैट्स alcohol is very short because it is only 3 carbon alcohol in fact, but in wax alcohol is having a long chain. It can be C30, C something, बड़ी बड़ी अल्कोहल्स, कार्बन बहुत ज्यादा है, 3 नहीं, 3 से बहुत ज्यादा। तो वो अल्कोहल्स जो होती हैं वो वैक्स बनाएंगे। ग्लिसरॉल नहीं बनाता है वैक्स। लॉन्ग चेन अल्कोहल्स विल फॉर्म द वैक्स। ये थोड़ा पता होना चाहिए। तो फैट्स अगर बनाने हो तो उसमें कुछ नहीं करना, ग्लिसरॉल अल्कोहल ले सकते हैं, और फैटी एसिड ले सकते हैं। फैटी एसिड को अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, R1COOH, R2COOH, R3COOH। तो उसमें ये फैटी एसिड्स जो होंगी उसका तो हाइड्रोक्सिल और इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो आपके पास जो बन के आएगा दैट विल बी CH2OCR1, CHOOCR2, CH2OCR3। तो ये जो बॉन्ड है ये तो आप जानते हो एस्टर बॉन्ड है, because when an acid reacts with an alcohol an ester is formed. So fats are esters of short chain fatty acids, short chain alcohol like glycerol, और ये बन गया फैट, और इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो। अगर तीनों कार्बन पे तीनों जगह फैटी एसिड लग रही है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अगर एक ही जगह लगती है तो ओनली 1 हो जाएगा, 2 लगती है तो 2 हो जाएगा। तो डिपेंड्स कि कितनी फैटी एसिड वहां पे अटैच हो रही है, रिएक्शन कर रही है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले एक बार फैटी एसिड्स पे भी नजर डाल लें जरा। ये हो सकता है फैटी एसिड्स आप भूल चुके हैं। फैटी एसिड्स में हमारे पास 2 कैटेगरी होती है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और अनसैचुरेटेड में डबल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ये तो हर बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है ना। तो अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो इट विल बी CnH2nO2। O को मैंने फिक्स कर दिया, O सिर्फ 2 ही है, 2 से ज्यादा नहीं। अनसैचुरेटेड में CnH2n-2xO2,
यहाँ पे x क्या होगा? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, डबल कोवलेंट बॉन्ड्स, उसको हमने x रख लिया। तो हम सैचुरेटेड की शुरुआत कर सकते हैं, n = 4 से कर सकते हैं। तो C4H8O2 बन जाएगा, या इसको हम CH3CH2 होल ट्वाइस COOH कह सकते हैं, है ना? So this will be 4 carbon fatty acid, that is butyric acid. ऐसी हमारी एनसीईआरटी लिखती है n = 16 वाला और n = 18 वाला। आई होप तुम सबने पढ़ा। तो 16 वाले में C16 यानी कि CH3 CH2 होल 14 COOH, और n = 18 वाले में CH3 CH2 होल 16 COOH। कार्बन काउंट कर सकते हैं, 14 15 एंड 16 N16 से 16 17 18 N18। COH तो वही रहेगा, ऑक्सीजन 2 ही रहेंगे सिर्फ, ऑक्सीजन फिक्स है, ये 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। नो, ऑक्सीजन इज वेरी लेस इन फैट्स। फैट में ऑक्सीजन की कमी होती है, तभी फैट को ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है फॉर ऑक्सीडाइजिंग। ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी, एनर्जी ज्यादा देगा, वो एक अलग बात है ना? ये चीज पैल्मेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और एक आप n = 20 भी ले सकते हैं। लिख लेंगे आप उसको, है ना? दैट इज अराकिडिक एसिड, N20 वाला। यहां पे चाहो, यहां पे N18 से शुरू करते हैं, N18 और X1। N तो 18 है, कार्बन 18 है, लेकिन डबल बॉन्ड एक ही है, ओनली 1 डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे, इसलिए मैंने -2x करके लिखा हुआ। जनरल फॉर्मूला समझ में आ ही गया होगा सबको, नहीं? तो ये हो जाएगा C18H34O2। ये कौन सी होगी? ओलिक एसिड। ऐसे ही N18 और अगर 2 डबल बॉन्ड लें, N18 और अगर 3 डबल बॉन्ड लें, N20 और अगर 4 डबल बॉन्ड लें, तो 2 डबल बॉन्ड वाली जो होगी दैट विल बी लिनोलिक एसिड, और 3 डबल बॉन्ड्स वाली लिनोलेनिक एसिड, एंड 4 डबल बॉन्ड्स वाली अराकिडोनिक एसिड। इसमें 4 डबल बॉन्ड है, यानी मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स हैं इसके पास, है ना? तो यानी कि इसको मैं कह सकता हूं मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कह सकता हूं कि नहीं? सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड इसी में। इसेंशियल फैटी एसिड, जैसे इसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़ा था,
ऐसे ही एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती और हमको बाहर डाइट से अपने लेनी पड़ेंगी। तो कोई बता सकता है कौन सी है इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स? लाइनोलिक, लाइनोलेनिक और अरेकाइडोनिक। लिनोलीक, लिनोलेनिक और अराकिडोनिक एसिड, दिस इज एसेंशियल फैटी एसिड। करेक्ट, सही जवाब। कहाँ मिल जाएंगी ये हमें अशोक कुमार? वेयर वी कैन फाइंड देम? सनफ्लावर और सैफफ्लावर ऑयल के अंदर से और मिल्क के अंदर। सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल में मिल जाएगी। जो हम खाने में तेल यूज करते हैं उस तेल में हमको ये मिल जाएंगे, है ना? यस। तो इसलिए हमें इनकी कमी तो होगी नहीं, बिकॉज हम रोज ही कोई ना कोई सब्जी, कोई ना कोई वेजिटेबल जो है वो तेल में बनाती है हमारी मदर्स, तो हम खाते ही हैं, है ना अशोक कुमार? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछ सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।